देखिए बच्चों, आज से हम कक्षा 11 का एक चैप्टर समुच्चय स्टार्ट कर रहे हैं। समुच्चय सेट। देखिए बेटा, ये कक्षा 11 का मैथ का पहला चैप्टर है आपका, और इसकी यहां से आपकी मैथ का बेस स्ट्रांग होगा, यहां से न्यू मैथ की पढ़ेगी। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो आगे चलने वाले बहुत से चैप्टरों में आपको बहुत सारी चीजों की हेल्प हो जाएगी और मैथ काफी आपको इजी लगने लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समुच्चय होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है समुच्चय सेट आखिर होता क्या है। तो जैसे क्या होता है बेटा, अगर हम एक जैसे गुण वाले, एक जैसी विशेषता वाले वस्तुओं को, लोगों का क्या कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उनका संग्रह कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समुच्चय। तो समुच्चय में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी गुण को, किसी विशेषता को निकाल करके उससे संबंधित चीजों का संग्रह, कलेक्शन, वो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो यदि हम इसको डिफाइन करें तो क्या कहते हैं, इसको डिफाइन बड़ा सिंपल, क्या बेटा, वस्तुओं के सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट संग्रह को, दो वर्ड हैं, क्या बेटा, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित पहला वर्ड है, और दूसरा स्पष्ट, सुस्पष्ट। तो यदि वस्तुओं के सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट संग्रह किया जाए, कलेक्शन किया जाए, तो संग्रह को, उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो एक बार फिर से, समुच्चय में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कोई गुण या विशेषता या गणितीय विधि के आधार पर वस्तुओं का या लोगों का क्या समूह, संग्रह समुच्चय कहलाता है। इसको यदि मैथमेटिकली डेफिनेशन दी जाए तो क्या, वस्तुओं के सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फिर से, वस्तुओं के सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसको परिभाषित कर देते हैं, क्या बेटा, वस्तुओं के सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय सेट, वस्तुओं के सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहां दो वर्ड, सुपरिभाषित, सुस्पष्ट। सुपरिभाषित, सुस्पष्ट से क्या मतलब होता है, इतनी अच्छी तरह परिभाषित हो कि उसके एक ही गुण के अवयव उसमें रखे जाएं, ठीक। सुस्पष्ट यानी क्या बेटा, वेल क्लियर, सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड, ठीक। तो ये क्या हो गया, समुच्चय। जैसे आप एक दो एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। तो जैसे सम संख्याओं के समुच्चय की बात आएगी तो आपके जहन में एक चीज आएगी। जैसे मैंने कहा सम संख्याओं का समुच्चय, तो आपके जहन में एक तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो। मैंने कहा विषम संख्याओं का समुच्चय, तो आपके मन में एक तस्वीर बन जाएगी कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याएं। मैंने कहा भाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो आपके जहन में एक तस्वीर बन जाएगी। मैंने कहा वह कप जिससे आप चाय पीते हैं, तो आपके ब्रेन में एक इमेज आ जाएगी जिससे आप चाय पीते होंगे, ठीक। तो एक गुण के आधार पर, एक विशेषता के आधार पर, मैंने कहा कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय, तो आपके मन में एक बिल्कुल सिंपल सी तस्वीर आ जाएगी, वे बच्चे जहन में आएंगे जो कक्षा 11 में पढ़ते होंगे। तो यदि वस्तुओं को किसी गुण के आधार पर, किसी विशेषता के आधार पर इकट्ठा किया जाए, संग्रहित किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं।
ये आपने समुच्चय देखा। अब आगे चलते हैं। पहली चीज आपने समुच्चय पढ़ी, अब दूसरी चीज पढ़ते हैं हम लोग समुच्चयों का संकेतन। समुच्चयों का संकेतन, नोटेशन ऑफ सेट बोलते हैं। समुच्चयों का संकेतन, नोटेशन ऑफ सेट, ये क्या होता है ध्यान से देखिए। हम समुच्चयों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर जैसे ए है, बी है, सी है, डी है आदि द्वारा निरूपित करते हैं। फिर से, समुच्चयों को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित किया जाता है, जबकि इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एक्स, वाई इसी से निरूपित करते हैं। तो बड़ा सिंपल, समुच्चयों का संकेतन क्या होता है, नोटेशन ऑफ सेट क्या होता है। समुच्चयों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित करते हैं, जबकि इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जैसे कहीं ये वर्ड लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब समुच्चय ए में एक अवयव ए उपस्थित है। मैंने कहा एक बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय ए का एक अवयव एक होगा। मैंने कहा 5 बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय ए में क्या होगा, एक अवयव 5 होगा। मैंने कहा x बिलोंग्स टू ए, तो समुच्चय ए का एक अवयव x होगा, मतलब उस समुच्चय ए में एक अवयव क्या होगा, x होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लूं, a बराबर 1, 3, 5, तो इसका मतलब 1 बिलोंग करता है a में, 3 बिलोंग करता है a में, 5 बिलोंग करता है a में। तो इसका मतलब होता है कि एक अवयव 1 है जो समुच्चय ए में उपस्थित है, एक अवयव 3 है जो समुच्चय ए में उपस्थित है, एक अवयव 5 है जो समुच्चय ए में उपस्थित है। अगर इसी में मैं कट कर दूं, इसका मतलब ए समुच्चय ए में नहीं है, मतलब ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं इसको कट कर दूं, एक समुच्चय ए का अवयव नहीं है, अगर मैं कट कर दूं तो 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। जैसे इसमें है, गौर से देखो 2 नहीं है, मतलब 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 2 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इसमें ये आपने क्या पढ़ा, समुच्चयों का संकेतन। तो बड़ा सिंपल, आप इसको कॉपी फेयर बना सकते हैं। समुच्चयों का संकेतन क्या होता है, समुच्चयों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित किया जाता है, जबकि इसके अवयवों को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर द्वारा निरूपित करते हैं। अगर कोई अवयव समुच्चय ए में है तो उसे कहेंगे x बिलोंग्स टू ए, नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने 2 चीज पढ़ी। समुच्चय क्या होता है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चयों का संकेतन क्या होता है, तो समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित किया जाता है। अगली हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण। तो बेटा, समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण। तो समुच्चयों को निरूपित करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। समुच्चयों को निरूपित करने की 2 मुख्य विधियां होती हैं। एक को कहते हैं तालिका विधि, तालिका विधि, टैबुलेशन मेथड, या बोलते हैं रोस्टर विधि। तालिका विधि यानी टैबुलेशन मेथड, रोस्टर मेथड। और दूसरी जो उसको कहते हैं गुण विधि,
या समुच्चय निर्माण विधि। तो बेटा समुच्चयों को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। एक को कहते हैं तालिका विधि, रोस्टर विधि, टैबुलेशन मेथड, रोस्टर मेथड। दूसरे को कहते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि मतलब प्रॉपर्टीज मेथड, समुच्चय निर्माण विधि मतलब क्या, समुच्चय सेट बिल्डिंग मेथड। तो देखिए इन दोनों विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तालिका विधि। तालिका विधि या टैबुलेशन मेथड, ये क्या होता है? इस विधि से समुच्चयों को निरूपित करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। फिर से इस विधि द्वारा समुच्चयों को निरूपित करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर लिख देते हैं और उन्हें अलग अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, क्या ले लिया? सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। तो क्या कर देंगे? ए बराबर सारी सम संख्याओं को हम मझले कोष्टक के अंदर लिख देंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब आगे बहुत ज्यादा होती हैं तो डैश लगा देंगे। 2, 4 से हमें उसके गुणों का क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? तालिका विधि या रोस्टर मेथड। इस विधि में क्या करते हैं? समुच्चयों के सभी अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर लिख देते हैं और उन्हें पृथक पृथक करने के लिए उनके बीच में कॉमा का यूज कर दिया जाता है। ठीक इसी में एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, क्या बेटा? मान लीजिए 10 से छोटी क्या बेटा? विषम संख्याएं। तो क्या हो? विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से सारा बेटा कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा क्या है? 10 से छोटी विषम संख्याएं मतलब 1, 3, 5, 7, 9। और ये क्या हो गया आपका? तालिका विधि। तो बड़ा सिंपल, तालिका विधि में क्या करते हैं? इस विधि द्वारा समुच्चयों को निरूपित करने के लिए मझले कोष्टक के अंदर उसके सभी अवयवों को लिख दिया जाता है। उन्हें पृथक पृथक करने के लिए उनके बीच में कॉमा का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए कि तालिका विधि में अगली विधि पढ़ाते हैं गुण विधि, तब तक इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा? पहली निरूपित करने की पहली विधि पढ़ी यानी तालिका विधि पढ़ी, टैबुलेशन मेथड पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे दूसरा नंबर गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। प्रॉपर्टीज मेथड या सेट बिल्डिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं? समुच्चय को निरूपित करने के लिए मझले कोष्टक के अंदर उसके अवयवों को नहीं लिखते, बल्कि अवयवों के बीच किसी गुण को, किसी विशेषता को, किसी गणितीय विधि को लिखकर निरूपित करते हैं। फिर से इस विधि द्वारा समुच्चयों को निरूपित करने के लिए मझले कोष्टक के अंदर उसके अवयवों को ना लिखकर उसके अवयवों के बीच किसी गुण को, किसी विशेषता को, किसी गणितीय विधि को लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, 6 के सभी गुणन खंडों का क्या बेटा? समुच्चय। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, इसको मैंने पहले काहे में लिखा? तालिका विधि में। काहे में लिखा? तालिका विधि में। तो क्या लिख दूंगा? 6 के सारे क्या बेटा? गुणनखंड। तो क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6। और अगर इसी को मैं क्या लिखूं? गुण विधि में। तो गुण विधि में अवयवों को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x
सच दैट एक्स। याद रखना ये दो बिंदुओं को सच दैट बोलते हैं, हिंदी में कोलन, इंग्लिश में सच दैट। मतलब इसका मतलब होता है ऐसा है कि। फिर से दो बिंदी जब भी लिखी हो या कभी कभी किताबों में ये लाइन भी खींच देते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट, हिंदी में कोलन, इसका मतलब होता है ऐसा है कि। तो एक्स सच दैट एक्स क्या बेटा, 6 के सभी अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के सभी अभाज्य सभी गुणनखंड, अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 6 नहीं आएगा। तो क्या कर देंगे, सभी 6 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय, इसी को हमने तालिका विधि में लिखा। तो 1 3 1 2 3 6, और अगर गुण विधि में लिखे इस प्रकार लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, 6 के सभी गुणनखंड। तो इस विधि में क्या लिखा हमने, सभी अवयवों को लिखा। इस विधि में क्या लिखा, अवयवों को नहीं लिखा, उनके बीच किसी गुण को, किसी विशेषता को ढूंढ कर लिखा। अच्छा फिर से आ जाइए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने ए बराबर ले लिया 1 3 5 7 9, बस मान लीजिए ये लिख लिया। अब मैंने कहा इसको गुण विधि में लिखे। कौन सी विधि में लिखे, गुण विधि। तो इसको गुण विधि में क्या लिखेंगे, जरा देखो, दो प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स। 1 3 5 7 9 कैसी संख्या है, विषम संख्याएं हैं। तो क्या कर देंगे, 9 या 9 से छोटी विषम संख्याएं। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं ये नहीं लिखना, तो इसी को क्या लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स 11 से छोटी विषम संख्याएं। आप यह भी लिख सकते हो। ठीक, यहां पर क्या लिखोगे, 9 या 9 से छोटी विषम संख्याएं, और या तो 11 से छोटी विषम संख्याएं। तो फिर से देखिए, इस क्या है, ये कौन सी तालिका विधि है। जब हम इसको गुण विधि में लिखते हैं तो इसमें अवयवों को न लिखकर अवयवों के बीच किसी गुण को, किसी विशेषता को, किसी गणितीय विधि को लिखते हैं। अभी मैं एक आध एग्जाम्पल और कराऊंगा, जरा ध्यान से देखिए। कुछ बेटा इनको निरूपित करने की जो दोनों विधियां हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। जैसे तालिका विधि की क्या विशेषता है और तालिका विधि की क्या कमी है। तालिका विधि की विशेषता यह है कि यह विधि काफी सरल होती है। जैसे टेबल में लिखा है तो हमारे मन में बहुत सोचना नहीं पड़ता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, देखकर पता चल जाता है ये अवयव है कि नहीं। ठीक, ये इसकी विशेषता है। इसकी कमी क्या है कि अगर अवयव बहुत ज्यादा हैं तो सभी अवयवों को दर्शाना मुश्किल है, यानी एक कठिन कार्य है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। मान लीजिए 50 तो संख्याएं लिखी हैं, तो आप कहां तक लेकर 50 संख्याओं को, 50 अवयवों को क्या करते रहेंगे, दर्शाते हैं। ठीक, तो ये कुछ विशेषता है। विशेषता यह है कि आसानी बहुत है, तालिका विधि में जो अवयव लिखे हैं हमको पता है अवयव है कि नहीं। कमी क्या है, यदि अवयवों की संख्या बहुत ज्यादा है तो इस विधि द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गुण विधि से लिखना पड़ेगा। और गुण विधि की कमी क्या है कि यदि आप गुण को नहीं ढूंढ पाए, विशेषता को नहीं ढूंढ पाए, तो उस विधि से आप लिख नहीं पाएंगे, यानी थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ता है। ठीक, ये हमारे अब तक आप 3 चीज पढ़ चुके हैं। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चयों का संकेतन क्या होता है, और समुच्चयों को निरूपित करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो समुच्चयों को निरूपित करने की कौन सी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। एक को क्या कहते हैं, तालिका विधि, दूसरे को क्या कहते हैं, गुण विधि। तालिका विधि में क्या करते हैं, तालिका विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मजले कोष्ठक के अंदर लिखकर क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। उन्हें अलग अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। गुण विधि में क्या करते हैं, समुच्चय के अवयवों को लिखने के लिए उनको, समुच्चय के अवयवों को न लिखकर उनके बीच किसी गुण को, किसी विशेषता को, किसी गणितीय विधि को लिखते हैं। इनकी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। इसकी अच्छाई क्या है, इतना सरल होता है, देखते साथ पता चल जाता है अवयव है कि नहीं।
कमी क्या है, यदि बहुत ज्यादा संख्या में अवयव हो तो उन सबको लिखना, व्यवस्थित करना एक जटिल कार्य होता है। इसी प्रकार गुण विधि की विशेषता क्या है, चाहे जितने अवयव हो उनको एक लाइन में उनको गुण को ढूंढ कर लिखना है, कौन अवयवों को लिखना है। कमी क्या है, यदि गुण ही ना ढूंढ पाए तो लिख ही नहीं सकते। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगली बात करते हैं कि समुच्चयों के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, अवयवों की संख्या। मान लीजिए एक समुच्चय ए है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये अवयव है। तो जो अवयवों की संख्या होती है, समुच्चयों के अवयवों की जो संख्या होती है उसे Na से निरूपित करते हैं। याद रखना, इसे बोलते हैं Na, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मान लीजिए समुच्चय बी है तो उसे Nb कह देंगे, समुच्चय सी है तो उसे Nc कह देंगे। मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट है और ये समुच्चय है, तो इसमें जितने अवयव होते हैं उनको लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 6 है। ठीक इसी प्रकार यदि एक कोई समुच्चय बी है, उसमें ए बी सी ये 3 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी बी में अवयवों की जो संख्या है 1 2 3, तो ये लिख देंगे। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, यानी समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या, इसे बोलते हैं अवयवों की संख्या। ठीक, तो इस प्रकार हम किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार एक में पढ़ना है क्रम, ऑर्डर। क्रम क्या होता है समझिए, मतलब जैसे समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं है। जैसे 1 2 3 लिखा है, तो अगर मैं क्या लिख दूं, 2 1 3 लिख दूं तो भी सही है, मैं 3 2 1 लिख दूं तब भी सही है, हम क्या लिख दूं 3 1 2 लिख दें तब भी सही है। यानी समुच्चय में अवयवों का क्रम का कोई महत्व नहीं, ये किसी भी क्रम में लिखे जा सकते हैं। हाँ बस एक चीज ध्यान देना, कोई अवयव 2 बार नहीं होना चाहिए, ये गलत है। किसी समुच्चय में कोई अवयव एक ही बार होगा, दोबारा उस अवयव को मत लिखना। है ना सुस्पष्ट, तथा सुस्पष्ट का मतलब यही है, इतना क्लियर है कि दोबारा आवश्यकता ही नहीं है बेटा। तो कोई भी एलिमेंट किसी समुच्चय में दोबारा नहीं हो सकता। बाकी क्रम आप आगे पीछे कुछ भी कर दो, उससे समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी समुच्चयों का क्रम बदलने से समुच्चय पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। ये रॉन्ग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक एक अवयव 3 बार आया है, एक ही बार लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैं एक बात कह दूं, जरा समझ लीजिए। जैसे एक समुच्चय है, कह दूं 1 2 1 2 3, ठीक, और क्या कह दिया 4, और क्या कह दिया 4, और मैं पूछूं इसमें कितने अवयव हैं, तो जो Na होंगे वो क्या होगा 1, यानी ये गलत प्रोसेस है। इसको मैं क्या कहूंगा 1 2 3 4, और जब Na निकालूंगा तो इसमें 4 ही अवयव होंगे। ऐसा मत कर देना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अवयव नहीं है, क्योंकि अवयव की पुनरावृत्ति हुई है, अवयव रिपीट हुए हैं। इसका सही तरीका क्या होगा, उस अवयव को एक ही बार लिखा जाएगा और फिर अवयवों की संख्या लिखी जाएगी। ये ध्यान रखना होगा। तो जिसने लिख दिया Na बराबर 7 उसका गलत है। इसमें कितने अवयव होंगे, 4 ही अवयव लिखे जाएंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, समुच्चयों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, समुच्चयों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए
समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहले आपको पढ़ना है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट या नल सेट। फिर इम्पटी सेट या नल सेट। ठीक, तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, नाम से ही है रिक्त, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को हमेशा खाली मझले कोष्ठक से अथवा फाई से निरूपित करते हैं। फिर से इसे या तो केवल खाली मझले ब्रैकेट से या फाई से निरूपित करते हैं। याद रखना, ये जो लिखा है ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एक एकल समुच्चय है। आगे पढ़ाएंगे। रिक्त समुच्चय में अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। अगर जीरो लिखा है तो यह भी क्या है, एकल समुच्चय। ये विशेष ध्यान देना है। तो एकल रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है, क्या होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक, इसे काय से निरूपित करते हैं, या तो खाली मझले कोष्ठक से, मझले कोष्ठक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, खाली मझले कोष्ठक से, अथवा केवल फाई से निरूपित करते हैं। अगर मझले कोष्ठक के अंदर फाई लिख दिया तो वो एक एकल समुच्चय है, मझले कोष्ठक के अंदर जीरो लिख दिया तो वो एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। इस चीज को ध्यान देना। जरा एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए दिया है, x such that x belongs to natural number, मतलब x ऐसा है कि प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है, जबकि x का मान 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो आप बताइए ये कैसा हो गया, एक रिक्त समुच्चय हो गया। क्या हो गया, फाई हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती जो 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। ऐसी कोई दुनिया में प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती जो 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। तो जब भी आपको रिक्त समुच्चय का उदाहरण देना हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज दे दीजिए जो संभव ना हो, यानी हर असंभव घटना जो होती है हमारी वो एक रिक्त समुच्चय कहलाती है। जैसे इससे पहले अगर मैं कह देता जब प्रतिभा पाटिल नहीं हुई थी, उससे पहले कह देता भारत में महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो एक रिक्त समुच्चय था, क्योंकि श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से पहले भारत में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई थी। लेकिन श्रीमती जब प्रतिभा पाटिल हो गई तो वो एक हो गई, इसलिए वो एकल समुच्चय में आ गया। तो समझिए ऐसी कोई भी चीज रिक्त समुच्चय में दे सकते हैं जो एक असंभव घटना हो, जो हो ही नहीं सकता, उसे क्या कह देते हैं, रिक्त समुच्चय। और इसे केवल खाली मझले कोष्ठक या फाई से निरूपित करते हैं। याद रखना ये एक एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये एक एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये इसका एक एग्जांपल दे दिया, x such that x belongs to natural number। x एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है, 5 से छोटी है लेकिन 6 से बड़ी है। तो दुनिया में ऐसी कोई संभव ही नहीं है, इसलिए कैसा हो गया, ये रिक्त समुच्चय हो गया, यानी खाली मझला कोष्ठक अथवा फाई हो गया। इस प्रकार आपने पढ़ा रिक्त समुच्चय, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं कराता हूं आपको एकल समुच्चय। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने एक समुच्चय का प्रकार पढ़ लिया, रिक्त समुच्चय। अब हम पढ़ते हैं एकल समुच्चय। इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। जैसे नाम ही है एकल, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। फिर से ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। आप लोग जो मैं बोलता हूं उसे कॉपी में नोट करते जाइए, अपनी नोट्स मेंटेन करते जाइए। क्या कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे ये क्या कह दिया, जीरो, ये एक एकल समुच्चय।
मैंने कह दिया 5, ये एक एकल समुच्चय है। देखो बेटा यह भी एक एकल समुच्चय है, मझले कोष्टक के अंदर कोष्टक, यह भी एक एकल समुच्चय है, यह भी एक एकल समुच्चय है, यह भी एक एकल समुच्चय है। तो ऐसी कोई भी चीज ऐसा कोई भी समुच्चय जिसमें केवल एक चीज, एक अवयव हो, उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप पढ़िए एकल समुच्चय के बाद तीसरा नंबर क्या बेटा? परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, उन्हें कहते हैं फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। फिर से, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सदैव निश्चित होती है, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, एलिमेंट उसके काउंटेबल होते हैं, उन्हें कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 डैश 10, ठीक, या 100। तो ये क्या है? परिमित समुच्चय है। क्यों? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या में गिन सकता हूं। ये कैसा हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित है तो अवयव निश्चित है, 1 से लेकर 100 तक। और अगला नंबर पढ़ना है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, जिसके अवयवों को हम लोग गिन नहीं सकते, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे इसी में लिख दूं क्या? 1 2 3 4 5 6 डैश। अब यहां लास्ट में कुछ ना लिखूं तो पता नहीं कहां तक गया है, 100 200 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़। ये कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय। लास्ट एलिमेंट लिख दूं तो पता चल जाएगा कहां तक जाना है, लास्ट एलिमेंट नहीं है, मतलब अपरिमित समुच्चय हो गया। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती या जिसके अवयवों को हम लोग गिन नहीं सकते, क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। आप नोट कर लीजिए, यहां तक मैंने पढ़ा दिया। शेष अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। उप समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, घात समुच्चय क्या होते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक सेट कैसे निकालते हैं, इनके वेन डायग्राम क्या होते हैं, डिमॉर्गन लॉ क्या होती है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको पूरा कंप्लीट सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप जितना आज पढ़ाया उसकी एक एक नोट्स मेंटेन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और आपके पास जो भी बुक है इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, सवाल लगा लीजिए। ठीक, अगले आने वाले 1 से 2 दिन में मैं आपको कंप्लीट सेट प्रोवाइड करवा दूंगा। एक चीज याद रखिए, नोट्स जरूर बनाइए, न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइए, वीडियो को रोक रोक कर पॉज कर करके आप नोट्स बना लीजिए। ये मानकर चलिए आगे चलकर इसके बहुत ज्यादा यूज है। इसके बगैर आप क्रमचय संचय नहीं पढ़ सकते, इसके बगैर आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ सकते। ये मैथ का एक आधार है, इसलिए सेट आपको जरूर से जरूर आना चाहिए।